को मैं बोलता हूं ऑक्यूपेशनल हाजर्ड या ऑक्यूपेशनल डिसीज। एवरीथिंग क्लियर करके रख दूंगा, अभी याद करा दूंगा, बस 2 मिनट सुन लेना कि ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या होते हैं और ऑक्यूपेशनल हाजर्ड्स क्या होते हैं। ऑक्यूपेशनल हाजर्ड्स, ऑक्यूपेशनल हाजर्ड्स, हाजर्ड्स या डिसऑर्डर्स या ऑक्यूपेशनल। सो ऑक्यूपेशनल हाजर्ड मींस किसी भी व्यक्ति का, यदि जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं ये ऑक्यूपेशनल साइट पे एक्सपोजर टू द हाजर्डस या हार्मफुल मोमेंट, एक्सपोजर टू द हार्मफुल एनवायरमेंट, यदि किसी भी व्यक्ति का हार्मफुल एनवायरमेंट से एक्सपोजर होता है, हार्मफुल एनवायरमेंट कहां पे, एट द वर्किंग साइट, जहां पे वो काम करता है उसको हम बोलते हैं एट द वर्किंग साइट, एट द वर्किंग साइट जहां पे वो काम करेगा। तो ऑक्यूपेशनल हाजर्ड्स आर द डिसीजेस और द डिसऑर्डर्स विच डेवलप, जो डेवलप होते हैं, जो बनते हैं व्हेन एक्सपोजर टू द हार्मफुल एनवायरमेंट एट द वर्किंग साइट, जब कोई भी व्यक्ति किसी साइट पर वर्क करता है और वहां पे हार्मफुल चीजें प्रेजेंट हो। अब वो हार्मफुल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वहां पे कहीं पे भी नॉइज प्रेजेंट हो सकता है, नॉइज की वजह से हो सकता है, वहां पे रेडिएशन प्रेजेंट हो सकती है दोस्तों, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है उसको, रेडिएशन के बाद में उसको केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, उसमें केमिकल के बाद में उसमें देखने को मिल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस जैसे कि, और क्या होता है, नॉइज हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और वहां का एनवायरमेंट ही डिफेक्ट हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सो ये सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज कर देंगे किसके चांसेस को, इंक्रीज करते हैं चांसेस ऑफ द ऑक्यूपेशनल हाजर्ड्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिसीज। अब इन सब को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक एजेंसी आई, एक एजेंसी डेवलप हुई जिसको मैं बोलता हूं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले एक एजेंसी आई कि जो भी व्यक्ति जहां पे भी वर्क करता है उसकी कंडीशंस को देखने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब आया, 1919 में इसकी स्थापना हुई, 1999 में, 1919 में ये आए। अब जब आए तो ये कुछ अपने साथ कुछ बाहर लेके आए, क्या क्या लेके आए कि ILO आए 1919 में आए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आया। रुका है रुका है, देखो जेनेवा स्विट्जरलैंड में लेके आए। अब इसके बाद में ये भी आए, ये इनका, और इसके बाद में एक अपना आया है इंडियन फैक्ट्री एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब आया, 1948 में आया, 1938 में। अब दोनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस थे, मींस किस लिए ये दोनों एक्ट आए, अब इन्होंने क्या बोला कि इनका जो मेन गोल था या मेन फोकस किस किस चीजों पे था, मेन फोकस और गोल क्या था कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, जहां पे लोग वर्क करते हैं किसी भी फैक्ट्री में, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, उनको मिलने वाली छुट्टी या उनको मिलने वाली वेजेस, तनख्वाह कितनी है, हॉलीडेज कितने हैं, हॉलीडेज कितने हैं, और उनके वहां पे राइट्स कितने हैं, कि क्या क्या राइट्स उनको मिल रहे हैं, राइट्स। तो समझ में आ रही है ना बातें, ठीक है। तो देखो 1948 में इंडियन फैक्ट्री एक्ट, और 1948 में ही आया ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो भी 1948 में आया, याद रखना, ठीक है। सो मेन फोकस था कि वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, वेजेस कितने मिलते हैं, छुट्टी कितनी मिलती है, क्या क्या उनको राइट्स हैं। अब इंडियन फैक्ट्री एक्ट ने कुछ बोला कि फैक्ट्री क्या होती है। अभी आपसे पूछने लगू कि फैक्ट्री क्या है, तो फैक्ट्री एक ऐसा स्थान है, ए प्लेस वेयर, जहां पे, रुक रही है, ओके कीप कंटिन्यू, बने रहो आप, है ना, हम लगातार लेंगे, किस तरीके से भी एनवायरनमेंट आए, ये आज कितना भी परेशान कर ले लेकिन हमको नहीं हिला सकती। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि मैं अपनी मयार से नीचे आने से तो रहा, कि मैं अपनी मयार से नीचे आने से तो रहा, और शेर भूखा है तो घास खाने से तो रहा। तो आज शेर भूखा है तो घास नहीं खाएगा, आप बने रहो बस, ठीक है। फैक्ट्री क्या होता है, एक फैक्ट्री वो है जहां पे लेस देन 3, लेस देन 10 वर्कर्स हों, लेकिन विद पावर्स, विद पावर काम कर रहे हो।
फैक्ट्री क्या होती है? एक ऐसा स्थान है जहां पे 10 से कम वर्कर हैं लेकिन वो पावर के साथ में काम कर रहे हैं, और यदि 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं तो वो विदाउट पावर वो काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोर देन 20 वर्कर्स हैं विदाउट पावर काम करते हैं, उनको मैं बोलता हूं फैक्ट्री। समझ में आई ना बात कि फैक्ट्री क्या है? एक ऐसा प्लेस है लेस देन 10 वर्कर्स हैं तो वो पावर के साथ में काम करेंगे, और 10 से 20 से ज्यादा है तो विदाउट पावर काम करते हैं। अब इंडियन फैक्ट्री एक्ट ने कुछ अपने पास में गाइडलाइंस दी। क्या गाइडलाइंस है इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग? तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट ने बोला कि जहां पे भी जो भी व्यक्ति काम करेगा वहां पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द वाटर सप्लाई होनी चाहिए। वाटर सप्लाई वो कौन सी? ड्रिंकिंग वाटर वाली। ड्रिंकिंग मींस पीने के लिए पानी होना चाहिए व्यक्ति के लिए, ठीक है। वहां पे लाइटिंग होनी चाहिए, उन व्यक्ति को काम करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द लाइटिंग होनी चाहिए, और फायर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, फायर प्रोटेक्शन भी उन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। तो ये इंडियन फैक्ट्री एक्ट की गाइडलाइंस है, कुछ समझ रहे हो ना सभी? ठीक है। सो वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, फायर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, नॉइज का कंट्रोल होना चाहिए, ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए ताकि पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो पाए। ये सारी बात आई। इसके बाद में जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है उसने बोला कि जो भी व्यक्ति काम करेगा मींस उसके जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स को डिसाइड किया जाएगा। वर्किंग आवर्स किस तरीके से? कि जो भी व्यक्ति वर्क करेगा वो 48 आवर्स ही वर्क करेगा एक पूरे सप्ताह में, फुल वीक में। एक हफ्ते में 48 घंटे काम करो किसी भी व्यक्ति से। कितने? 48 घंटे, ठीक है। कंटिन्यू। हाँ, 48 आवर्स वीक्स में काम कराना है, और 9 आवर्स पर डे। आप मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति से काम करा सकते हो तो 9 आवर्स पर डे, एक दिन में 9 घंटे ही काम कराओ। यदि आपको कराना है किसी भी व्यक्ति से ओवर टाइम, क्या ओवर टाइम कराना है, तो ओवर टाइम के लिए आपको देना होगा डबल वेजेस, डबल तनख्वाह, डबल द वेजेस। बात समझ में आई? तो वर्किंग आवर्स क्या है कि 48 घंटे एक हफ्ते में काम कराओ, 9 घंटे एक दिन में काम करा सकते हो किसी भी व्यक्ति से, और यदि ओवर टाइम कराना है तो डबल द वेजेस। नेक्स्ट, उस इंडियन फैक्ट्री एक्ट ने ही बोला कि यदि कोई भी फीमेल है, कोई फीमेल वर्कर है, फीमेल्स के लिए उसने बोला देयर विल बी नो नाइट शिफ्ट, कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं लगेगी फीमेल की, नो नाइट शिफ्ट। अब क्यों नहीं लगेगी नो नाइट शिफ्ट? ये केवल वर्क करेंगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही काम करेंगी। मींस सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वर्क करेंगी। कौन? फीमेल्स के लिए इसने बोला। अब इसने एक बात और बोली कि यदि नाइट शिफ्ट करानी भी है तो देन विदाउट ये सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी काम नहीं करेंगी कभी भी नाइट शिफ्ट में। कौन? फीमेल्स। लेकिन इनके लिए क्या चाहिए? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ या तो फिर, है ना, और 6 से 7 AM के बीच में ही काम करेंगे। अब चाइल्ड लेबर के बारे में भी इसने कुछ बोला है। चाइल्ड लेबर सुनो, चाइल्ड लेबर के बारे में भी यहीं पे डिस्कस करते हैं। चाइल्ड लेबर कि बच्चा यदि 14 साल से छोटा है, कोई भी बच्चा है जो 14 साल से छोटा है तो उसको हमको वर्क नहीं कराना है, नो वर्क, उसको तो बिल्कुल भी रखना ही नहीं है वरना वो चाइल्ड लेबर में आएगा। और यदि 14 साल से लेकर 18 साल तक के बीच की एज का है तो पहले यदि आप उसको वर्क पर रखना चाह रहे हो तो आपके पास होना चाहिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या? उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कराओ किसी भी डॉक्टर के द्वारा, मेडिकल सर्टिफिकेट रखवाओ। और इसके लिए नो नाइट शिफ्ट, और ये नाइट में ड्यूटी भी नहीं करेगा। कौन? 14 से 18 साल वाला, नो नाइट शिफ्ट। ये कुछ गाइडलाइंस है जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति है उससे आप वर्क कराओगे 48 घंटे एक हफ्ते में वर्क कराओगे, 9 घंटे एक दिन में। यदि डबल कराना चाहते हो तो फिर उसको डबल द वेजेस कर दो। नेक्स्ट, फीमेल के लिए कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं करेंगी तब तक उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराओगे आप, और सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर के बारे में बात कर रहा हूं तो 14 साल से छोटा बच्चा वर्क ही नहीं करेगा, चाइल्ड लेबर में आएगा। मींस उसकी फैक्ट्री जो भी काम कराएगा उसकी फैक्ट्री जब्त कर ली जाएगी। और 14 से 18 साल तक का व्यक्ति है तो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करो, नो नाइट शिफ्ट, कोई भी नाइट शिफ्ट मत लगाओ उनकी। ठीक है, बात समझ में आई? और समझो और बात कि यदि कोई भी एडल्ट है या एनुअली पूरे साल में कितनी ड्यूटी आप किसी भी व्यक्ति से करा सकते हो? 240 ही कराओगे, 240 दिन ही आप काम कराओ किसी भी व्यक्ति से। और यदि मैं बात करूं कि कोई एडल्ट है, एडल्ट व्यक्ति है तो एडल्ट में आपको 10-20 दिन काम कराने के बाद में 20 डेज पर एक ऑफ कंपलसरी है, 1 ऑफ कंपलसरी है। 20 दिन काम कराने के बाद में एक ऑफ एडल्ट व्यक्ति को कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगी एक छुट्टी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यदि कोई है, कोई चाइल्ड, यदि कोई बच्चा काम कर रहा है कितनी? 14 से 18 साल तक का, तब आपको देनी है 15 दिन में एक छुट्टी कंपलसरी है उस बच्चे को देनी।
15 दिन में एक ऑफ कंपलसरी आ जाएगा, एक ऑफ कंपलसरी। बातें समझ में आ रही है ना? इंडियन फैक्ट्री एक्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी कि एक किसी भी व्यक्ति है, हाँ समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप करते रहो यार सब। हाँ आगे मैं बात करता हूं, यदि किसी भी जहां पे कोई भी वर्कर वर्क करते हैं, तो यदि देखो 150 पर्सन है, यदि वहां पे 150 लोग काम कर रहे हैं, यदि वहां पे 330 फीमेल वर्क कर रही हैं, यदि वहां पे 250 पर्सन वर्क कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री के अंदर, और यदि वहां पे 500 से ज्यादा पर्सन वर्क कर रहे हैं, 4 कंडीशन और बनती हैं, वो भी समझो। क्या क्या कंडीशन बनेगी? सबसे पहले देखो, यदि 150 वर्कर काम कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री के अंदर, आपको सब कितना याद है? सब याद है, बस माता रानी का आशीर्वाद है, सब याद है। ठीक है, देखो यदि कहीं पे भी 150 वर्कर काम करते हैं, 150 पर्सन या वर्कर, इसको मैं वर्कर भी लिख सकता हूं, वैसे वर्कर ही ठीक रहता है ना। यदि कहीं पे 150 वर्कर काम करते हैं तो आपको, ओके थैंक यू, सभी समझ में आ रही है ना बातें? आप बने हुए हो, इंटरनेट दिक्कत कर रहा है, मीन्स परेशानी फील करा रहा है, पर मैं भी बना हुआ हूं, आप भी बने रहो। कि यदि 150 व्यक्ति काम करते हैं तो आपको वहां पे फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है। फर्स्ट एड आपके पास होनी चाहिए वहां पे, फर्स्ट एड। यदि 150 वर्कर किसी भी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, यदि 30 फीमेल वर्क करती हैं तो एक होना चाहिए वहां पे क्रेचे, CRECHE। अब क्रेचे क्या होता है कि जो फीमेल के जो चाइल्ड होंगे, जो बच्चे होंगे, उनकी देखभाल करने के लिए वहां पे एक क्रेचे होने चाहिए, ताकि जो फीमेल के बच्चे हों उसको वो केयर कर सके एट द ड्यूटी टाइम के दौरान। और 250 व्यक्ति हैं तो फिर आपको एक कैंटीन फैसिलिटी भी अवेलेबल करानी है, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल करानी है। बातें समझ में आ रही है ना? कि 150 होंगे तो फर्स्ट एड, 150 पे फर्स्ट एड देनी है, फैसिलिटी होनी चाहिए। फीमेल यदि 30 वर्क कर रही है किसी भी फैक्ट्री में तो एक क्रेचे होने चाहिए, 250 हैं तो एक कैंटीन होने चाहिए, और यदि 250 के बाद में 500 हैं तो वहां पे होना चाहिए एक वेलफेयर ऑफिसर, एक वेलफेयर ऑफिसर भी वर्क आपको अपॉइंटेड करना है, वेलफेयर ऑफिसर। और फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने के लिए आप नर्सिंग ऑफिसर को, मींस एनओ मींस नर्सिंग ऑफिसर, एनओ को अपॉइंट कर सकते हो। फैक्ट्री एक्ट समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिवीजन कराऊं जल्दी से। सो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है, मींस सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया, कब आया? 1919 में आया। उसके बाद में इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया। इसने बोला कि जहां पे भी कोई भी वर्कर काम कर रहे हैं, उसने बोला कि फैक्ट्री की डेफिनेशन दी कि 10 से कम वर्कर हैं और वो विद पावर काम करते हैं तो फैक्ट्री होगी, 20 से ज्यादा वर्कर हैं लेकिन विदाउट पावर हैं तो उसको फैक्ट्री बोलूंगा। अब फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, नॉइज कंट्रोल होना चाहिए, और उसका जो एनवायरमेंट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, और फायर से प्रोटेक्शन कराने वाले भी इक्विपमेंट्स वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री के बारे में बता दिया। उसके बाद में उसने बताया कि जो मेल वर्कर हैं, जो एडल्ट हैं, उसको आप ड्यूटी कराओगे केवल 48 घंटे एक वीक में, 9 घंटे एक दिन में, 9 घंटे एक दिन में। और यदि डबल ड्यूटी करानी है, मींस ओवर टाइम कराना है, तो डबल द वेजेस, तनख्वाह उसकी दुगनी कर दो। फीमेल से कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करानी है जब तक सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर पाओ, और उसको 6 बजे से सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही ड्यूटी कराओ। ठीक है, नेक्स्ट जब बच्चे की बारे में बात आई, चाइल्ड लेबर, तो 14 साल से छोटा बच्चा है तो बिल्कुल वर्क मत कराओ, 14 से 18 साल तक का है तो एडिक्वेट मींस एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवाओ किसी भी डॉक्टर से, और उसकी कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं लगानी है। चाइल्ड लेबर के बारे में आया। उसके बाद में मैंने आपको बताया क्या, एक बार देखो क्या, हाँ उसके बाद में एनुअली एक पूरी साल में ड्यूटी करा सकते हो आप 240 ही किसी भी व्यक्ति से। उसके बाद में एडल्ट व्यक्ति है तो 20 दिन काम कराने के बाद में एक छुट्टी देनी कंपलसरी है, यदि बच्चा है तो 15 दिन काम कराने के बाद में एक छुट्टी देनी कंपलसरी है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि यदि 150, देखो 150 वर्कर है तो फर्स्ट एड, 250 है तो कैंटीन, और 500 है तो वेलफेयर ऑफिसर, और 30 से कम है, 30 फीमेल है तो एक क्रेचे अवेलेबल होना चाहिए। ये सब बात थी किसके? इंडियन फैक्ट्री एक्ट के बारे में। अब बात करता हूं ऑक्यूपेशनल हाजर्ड अब क्या होते हैं, अब समझो। ऑक्यूपेशनल हाजर्ड्स में कौन कौन सी डिसीज आते हैं? सबसे पहले एक डिसऑर्डर आता है जिसको मैं बोलता हूं बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस, बाइसिनोसिस। एक मेरे पास होता है बगासोसिस। आपको लगा था ना केवल सिलिका देखकर सिलिकोसिस लिख जाओगे, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। क्यों, मजा आ रहा है ना? सिलिका देखकर सिलिकोसिस लिख गए और समझा कि हो गया। ठीक है, एक फर्स्ट ये है बाइसोनोसिस, बगासोसिस, नेक्स्ट एस्बेस्टोसिस, नेक्स्ट एंथ्रेकोसिस, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी करोगे, बस ये मान के चलो। एक होता है अपने पास सिलिकोसिस, नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टेनोसिस, 7 अपने पास होता है साइडेरोसिस, और बता दूं क्या, आप बोलते जाओ। ठीक है, एक हमारे पास कंडीशन नेक्स्ट आती है, एक कंडीशन प्लम्बिज्म बोलते हैं,
प्लम्बिज्म के नाम से जानी जाती है। 9वीं कंडीशन मेरे पास आती है जिसको मैं बोलता हूँ हेडस्ट के नाम से जानी जाती है, हेडस्ट के नाम से जानी जाती है। और क्या बचा है, और आप बताओ अपनी तरफ से। हाँ बात सही है, बात तो सब सही है। न्यूमोकोसिस, हाँ ओके ओके। लेकिन ये फैक्ट्री रूल तो कोई भी संस्था, अच्छा फैक्ट्री रूल कोई भी संस्था नहीं मानती है। देखो वो अलग बात है कि सब पैसा चलता है, कि जहां में जो भी इज्जत है सिर्फ दाम की है, ये बात जान लो, ये बात तुम्हारे काम की है, कि जहां में जितनी भी इज्जत है सिर्फ दाम की है, वो बात जान लो, ये बात तुम्हारे काम की है। तमाम झूठ हैं, झगड़े हैं, बेवफाई हैं, तमाम झूठ हैं, झगड़े हैं, बेवफाई है, और हमारे बीच मोहब्बत तो सिर्फ नाम की है। और उसने कहा था कि बिछड़कर मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बगैर, उसने कहा था कि बिछड़कर मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बगैर। ये बात आज ही की तरह किसी शाम की है। और वो मुझसे वस्ल के लम्हों में ये भी कहती थी कि मुझ पर हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुलाम की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस अब हैं कि कहीं ना कहीं पर जाकर भुगतनी पड़ेगी तुमको भी, कहीं ना कहीं पर जाकर भुगतनी पड़ेगी तुमको भी, तुम्हारे पास भी दौलत अगर हराम की है। अब चलते हैं, देखो फर्स्ट कंडीशन आती है बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस क्या होता है? इट इज द इनहेलेशन ऑफ द, इसी को मैं बोलता हूं मंडे मॉर्निंग फीवर के नाम से जाने जाते हैं, मंडे मॉर्निंग फीवर के नाम से भी यही जानी जाती है, मंडे मॉर्निंग फीवर, है ना। और ये किसके कारण से होता है? कॉटन डस्ट के इनहेलेशन के कारण होता है। कॉटन डस्ट के इनहेलेशन मींस उसके लंग्स में वो जम जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बगासोसिस क्या होता है? सुगर केन डस्ट, इनहेलेशन ऑफ द सुगर केन डस्ट। सुगर केन डस्ट का जब इनहेलेशन करते हैं तो बगासोसिस की कंडीशन आती है, BAGG आता है इसमें, ठीक है। एस्बेस्टोसिस क्या होता है? ड्यू टू द एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस एक मींस क्या आते हैं? एस्बेस्टोस। नेक्स्ट आपके पास आता है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस को मैं बोलता हूं कोल डस्ट, कोल डस्ट जो कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आया सिलिकोसिस। सिलिकोसिस को मैं बोलता हूं सिलिका डस्ट के इनहेलेशन के कारण, जो आपने जल्दी से टिक किया और आपने सोचा कि आंसर तो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनोसिस, क्या होता है? टिन डस्ट। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस से याद रखो, देखो टी आ रहा है और टी से याद रखो टिन डस्ट, क्योंकि स्टेनोसिस साइडेरोसिस दोनों में कंफ्यूजन होगा, दोनों में कंफ्यूजन होगा। बस इतना कोई पसंद आई? चलो, साइडेरोसिस क्या होता है? ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द आयरन डस्ट, आयरन डस्ट के इनहेलेशन के कारण। नेक्स्ट आपके पास होता है प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म को ही मैं बोलता हूं लेड पॉइजनिंग की कंडीशन, लेड पॉइजनिंग मींस जब इनहेलेशन कर लेगा लेड पॉइजनिंग की कंडीशन वाला। नेक्स्ट आपके पास आता है हे डस्ट। हे डस्ट को ही मैं बोलता हूं फार्मर्स लंग्स, फार्मर्स लंग्स, जो खेत में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, मींस किसान होते हैं, जब वो किसान होते हैं तो उनमें इनहेलेशन होने लगता है इसका, एस हे मीन्स उसके जो मीन्स तिनके होते हैं वो जमने लगते हैं, मीन घुस, शायरी गजल है।